लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिया था, राइट। अब नेक्स्ट लॉ हमारे तीनों लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो चुके हैं। फर्स्ट लॉ था क्या हमारा, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ सेम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, दैट एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but can be transferred from one form to another, right। सेकेंड लॉ क्या था कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम या एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स को ही इंक्लूड कर लिया गया है इस लॉ में। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स is increasing continuously, right। थर्ड लॉ है हमारा, जैसे कल हमने समझा, जैसे एग्जांपल नमक के और चीनी के, दोनों क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है हमारे, लेकिन वो खुद से कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकते, तो उनकी एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एंट्रोपी ऑफ perfectly crystalline solids, perfectly crystalline solids is a zero। लेकिन ये कब है जीरो, at cons at absolute zero temperature, at absolute zero temperature, राइट। तो ये हमने पढ़ा था अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अब हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं, कल हमने छोड़ा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर। फर्स्ट था हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें वर्ड आया था एक्सटेंड, क्या वर्ड आया था, मतलब वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पर डिपेंड करे, नेचर पर डिपेंड ना करे। जैसे कि हमारी मास और वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट पर डिपेंड करती है। उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है कि वो किस चीज का मास है, किस चीज का वॉल्यूम है। तो इसमें लिखेंगे हम अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन, अ प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी which depend upon amount of substance, which depend upon amount of substance but do not depend upon, but do not depend upon nature of सब्सटेंस। उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किस किस को इंक्लूड करती है, एग्जांपल मास एंड वॉल्यूम। इस तरह डेंसिटी भी आ गई, वो डेंसिटी किससे बनती है, मास और वॉल्यूम से तो बनती है, तो डेंसिटी भी है क्या है हमारी, एक तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने यहाँ पर वर्ड उठाया, एक्सटेंड में से एक्सटेंट बनाया, यहाँ पर इन वर्ड उठा लो, इन से उठाओ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब जस्ट जिसका यूनिवर्स, वो प्रॉपर्टीज जो इंडिपेंडेंट होगी अमाउंट से बट डिपेंड करेगी अपॉन नेचर पर, राइट। तो इसमें लिख देंगे अ प्रॉपर्टी which is independent of, which is independent of amount of substance
but depends upon the nature of substance। जैसे कि हम बात करें अगर टेम्परेचर की एंड प्रेशर की, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। कैसे? अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, पानी गर्म करने की बात करूं, थोड़ा पानी जल्दी गर्म होगा। और दूसरी बात, इसको हम ऐसे देखें कि अगर मैं लिक्विड में लूँ हमारा वाटर और एक लूँ फेविकोल, ठीक है, तो फेविकोल जल्दी गर्म होगा या हमारा वाटर वाटर होगा। तो डिपेंड किया ना नेचर पे कि क्या चीज ली है हमने। इसी तरह प्रेशर की बात करें, अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूँ इस बोर्ड पर तो क्या कुछ हो रहा है? इस पर कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन वही प्रेशर मैं अगर कॉटन पर अप्लाई करूँ तो वो स्क्वीज हो जाती है, राइट। तो प्रेशर भी हमारी क्या है? एक तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेसेस की। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब सेम। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। थर्म किससे रिलेटेड है? हीट से। और हीट मीन्स टेम्परेचर। तो वो प्रोसेस जिनमें हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा, उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अ प्रोसेस in which temperature remain constant throughout the reaction is known as, is called isothermal processes, right। इसी तरह आती है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेसेस। आइसोबारिक प्रोसेसेस, जैसे हमने आइसोथर्मल समझा, हम ऐसे ही उसको भी समझेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों की आइसोबारिक प्रोसेसेस। आइसो का मतलब वही क्या है? सेम। आइसो का मतलब सेम। अब यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया था जैसे थंब वर्ड, तो हम टेम्परेचर ले आए थे। यहाँ पर आया है बार वर्ड। बार किसके लिए यूज होता है? बार यूनिट होती है प्रेशर की। बार यूनिट किसकी होती है? प्रेशर की यूनिट होती है। तो a process in which our pressure remains same throughout is known as isobaric। स्टेट ऑफ मैटर में किया है हमने, प्रेशर बहुत बार यूज हुआ है वहां पे, ऑलमोस्ट हर टॉपिक में यूज हुआ है। प्रेशर की दो यूनिट्स किया हमने वहां पर, बार एंड एटीएम, एटमॉस्फेरिक, राइट। बार एंड एटीएम। तो याद रखना प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एक बार होती है, दूसरी एटीएम होती है, राइट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अ प्रोसेस in which temperature remain, oh sorry, in which pressure remain same throughout, right। उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम? आइसोबारिक प्रोसेस। इस तरह बात करते हैं हम फिर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। अब टेम्परेचर की बात हो गई, प्रेशर की बात हो गई, कौन रह गया? वॉल्यूम रह गया। वॉल्यूम की बात नहीं हुई। और वैसे भी कोर वर्ड का मतलब होता है वॉल्यूम। आइसो का मतलब तो वही सेम, कोर वर्ड का मतलब क्या आ गया? वॉल्यूम। अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स सेम थ्रू आउट। उन प्रोसेसेस को हम क्या बोल देते हैं?
आइसोकोरिक प्रोसेसेस, ये वर्ड केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ये भी यूज हो, तो इन्हें ऐसे ही मत छोड़ देना। अब बात आती है एडियाबैटिक प्रोसेस की। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेसेस। एडियाबैटिक प्रोसेसेस, राइट। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? इनमें कोई हीट का चेंज नहीं होता, मीन्स इनमें जो हीट है हमारी वो सेम रहती है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में क्या कर रहे थे हम? सिस्टम को स्टडी कर रहे थे विद सराउंडिंग, है ना। सिस्टम पर जिस भी चीज को हम स्टडी कर रहे थे होते हैं उसको सिस्टम बोलते हैं, और उसके अलावा जो भी चीजें होती हैं उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोल देते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेसेस वो होती हैं जिन प्रोसेस के ड्यूरेशन में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट चेंज ना हो। मतलब जैसे हम थर्मस में चाय डालते हैं ना, तो थर्मस में से चाय निकाले कैसे रहती है? गर्म की गर्म ही रहती है। जब उसे खोल के देखें तो क्या वहां पर कोई सिस्टम और सराउंडिंग में बीच हीट का एक्सचेंज हुआ? नहीं हुआ। तो वैसी प्रोसेस किसके अंदर आती है? एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आती है। तो इसको लिखेंगे हम, अ प्रोसेस इन विच नो हीट चेंज टेक प्लेस, a reaction in which, yeah, a process in which no heat change take place, no heat change take place किनके बीच में? between system and surrounding is called adiabatic process, right। नेक्स्ट है हमारी रिवर्सिबल प्रोसेसिंग। रिवर्सिबल प्रोसेसिंग, रिवर्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स वर्ड सुना है कभी? उल्टा हो जाना, जैसे रिवर्सिबल जैकेट्स आती है ना। मतलब अंदर की तरफ से भी जो उनकी वो दोनों साइड से पहन सकते हैं उन्हें, ठीक है। ऐसे रिवर्सिबल प्रोसेसेस होती है। रिवर्सिबल प्रोसेसेस अच्छे से आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ोगे वैसे तो, बट यहाँ पर वर्ड आया तो यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है जिनमें जो हमारा रिएक्टेंट है इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि हम बात करें आइस की, आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है? और क्या वाटर आइस में नहीं कन्वर्ट हो सकता है? हो सकता है। तो इट इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे अगर मैं पानी में नमक डालूं, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस? नमक रिवर्सिबल, क्योंकि हम पानी को हीट करके सब्लिमेशन या क्रिस्टलाइजेशन से नमक निकाल सकते हैं। सब्जी में नमक डालो, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, हम वहां से नमक को नहीं निकाल पाएंगे। मीन्स प्रोडक्ट से हम वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते। तो लिखेंगे इसके अंदर, अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट, अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, एंड जो हमारा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बैक कन्वर्ट इनटू रिएक्शन, एंड प्रोडक्ट बैक कन्वर्ट इनटू reactant is called reversible processes। उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं हम? रिवर्सिबल प्रोसेसेस, राइट। तो ये हो गई हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस की बात। आगे फर्दर बात करते हैं। इसका एग्जांपल भी लिख ही लेना साथ में ताकि याद रहे। नेक्स्ट है हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस वही जो हमने बात की, सब्जी में नमक डाल दिए, वापस नहीं मिला, मीन्स प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो रिएक्शन आ जाती है इन द कैटेगरी ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। जैसे कि देखते हैं अभी बात आती है इरिवर्सिबल प्रोसेसेस।
irreversible processes। इसमें जो हमारा रिएक्टेंट है सिर्फ वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट बैक रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे रिएक्शन इन विच reactant convert into product, a reaction in which reactant convert into product, but product do not back convert into reactant, right? ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कार्बन में जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, CO2। अब CO2 को हम तोड़ के कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते, ठीक है। मीन्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट नहीं दे सकता, तो ये आ गई कैटेगरी में, इसमें इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। नेक्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रो का मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है। मैक्रो का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो वो सिस्टम, सिस्टम की बात की गई है तो हम सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो वो सिस्टम जो कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज, मतलब जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को, बहुत ज्यादा स्पीशीज को पढ़ेंगे। सिस्टम मतलब बड़ा होगा, मैक्रो का मतलब बड़ा, तो सिस्टम क्या होगा हमारा, बड़ा होगा, मतलब उसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज होंगे। इसी तरह आता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, जिसके अंदर कम नंबर ऑफ स्पीशीज हो। छोटा सिस्टम होगा तो छोटी स्पीशीज होंगे उसके अंदर, या उनका कम नंबर होगा, तो लिखेंगे इफ अ सिस्टम कंटेन लार्ज नंबर ऑफ, if a system contain large number of chemical species, chemical species is called macroscopic system, राइट। इसी तरह होता है हमारे पास माइक्रो, माइक्रो का मतलब छोटा, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रो में क्या आ जाएगा, सेम डेफिनेशन है बिल्कुल। इफ अ सिस्टम कंटेन लेस नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्लियर है ये चीज, राइट। अब हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ लिया है ऑलमोस्ट सारा, आज ही खत्म हो जाएगा। हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर तो पढ़ लिया, ठीक है। पर हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात नहीं की, अभी भी इतनी सारी प्रोसेसेस डिफाइन की हमने, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक। अब बात करेंगे हम किसकी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। कौन से प्रोसेस की बात करेंगे अब हम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। तो नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं हम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होती है, अ प्रोसेस इन विच जो हमारा सिस्टम है वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। मीन्स जैसे C+O2 CO2 है, इनिशियल स्टेट में क्या थी, कार्बन और ऑक्सीजन थी, CO2 फाइनल स्टेट हो गई, तो चेंजेस हुए, तो इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, कोई भी चेंज हुआ हो रिलेटेड हीट, रिलेटेड टू फॉर्मेशन, क्योंकि हर चीज कोई भी बनती है बिगड़ती है, हीट में तो इफेक्ट आता ही आता है। तो कोई भी चीज फाइनल से इनिशियल स्टेट में पहुंच जाए, वो चीज एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है।
तो लिखेंगे a thermodynamic process is said to be occur a thermodynamic process is said to be occur when system change from initial state to final state. When system change from initial state to final state. Initial state to final state. तो ये बात हो गई किसकी? थर्मोडायनामिक प्रोसेस, राइट। अब कुछ और चीजें, कुछ और डेफिनेशंस जो हमारी रह रही है वो देखते हैं। वो थोड़ी सिमिलर सी है। ये कुछ उनमें से आप पहले भी पढ़ के आए हो, जैसे कि एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई? एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? हीट इवॉल्व या इन्वॉल्व, ई से या आई से? हाँ जी, या हम इन्वॉल्व वर्ड होता है इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब होता है बाहर निकलना, इन्वॉल्व का मतलब होता है इंक्लूड करना। एंडो में इंक्लूड होगी या बाहर निकलेगी? देखो इसे कैसे समझते हैं, ये 10th में भी पढ़ के आते हैं और आगे तक पढ़ते ही रहते हैं इसे। एक है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो में वर्ड आ गया एंटर, EN। तो इसमें हीट क्या करेगी? एंटर करेगी, मतलब हीट की हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। एक्सो मीन्स EX वर्ड आ गया एग्जिट, राइट। एग्जिट से रिलेट कर रहा है, तो इसमें हीट रिलीज होगी, एग्जिट करेगी फ्रॉम आवर सिस्टम, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लिखेंगे अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, अ रिएक्शन in which heat is released is known as, कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कल हमने एक रिएक्शन देखी थी, Cl plus Cl give rise to Cl2। मैंने आप लोगों को बताया था वहां पर हीट की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि कोई भी चीज आपस में जुड़ती है तो हीट रिलीज होती है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं सिंपल, जो अभी लिखी थी, C plus O2, CO2 प्लस हीट रिलीज हो गई हमारी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास होता है, इस रिएक्शन के लिए तो बहुत बार हमने वैल्यू भी लिखी है। इसकी वैल्यू होती है डेल्टा H की -393.5 किलो जूल पर मोल। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि हीट रिलीज हो रही है। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि हीट सिस्टम की रिलीज हो रही है, मतलब कम हो रही है, राइट। इसी तरह हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब एंटर, रिएक्शन इन विच, हम लिख लेंगे इसे a reaction in which heat is enter is known as endothermic reaction। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हम पानी से भाप बनाते हैं, वाटर से क्या बनाएंगे? स्टीम। तो उसमें क्या चाहिए हमें? हीट की रिक्वायरमेंट होती है ना। अगर जब तक हमें हीट नहीं मिलेगी, क्या हम लिक्विड से वेपर्स बना पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है ये चीज सभी को, राइट। आगे बात करते हैं हम, जैसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हम 3 प्रोसेस देखेंगे, फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन।
फ्यूजन की बात करेंगे, वेपराइजेशन की बात करेंगे और सब्लिमेशन की बात करेंगे। वो मैं आपको थोड़ा सा चलो लिखवाई दूंगी, एक लिखवाऊंगी, बाकी खुद लिख लेना। अब पहले बात आती है फ्यूजन, सब्लिमेशन और वेपराइजेशन क्या होता है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? हम्म? हमने देखा है सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट होती है। तो जिस प्रोसेस से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन होने का मतलब क्या है कि कोई भी सॉलिड चीज लिक्विड में कन्वर्ट होती है, जैसे आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, ठीक है। वेपराइजेशन क्या होती है, भाप का बनना प्रोसेस। तो लिक्विड से किस में आ रही है कन्वर्ट, गैस में। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी वेपोराइजेशन। एक प्रोसेस होती है सब्लिमेशन। कौन सी प्रोसेस होती है, सब्लिमेशन। कभी किसी ने कपूर जलाया है, कैंपर जलाते ही, अभी नवरात्र में भी जलाया होगा, उसमें क्या होता है, वो सॉलिड होता है और धुएं में डायरेक्ट उड़ जाता है, या पहले पानी बनता है, डायरेक्ट उड़ जाता है ना वो। तो वो प्रोसेस क्या है, सॉलिड से डायरेक्ट वो किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में। और इस प्रोसेस का नाम होता है क्या, सब्लिमेशन। अब क्या कोई भी सॉलिड एकदम से, क्या आइस एकदम से ही फ्रिज से बाहर निकालते ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, एकदम सारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है वो, ठीक है। या फिर हम मेल्टिंग टेम्परेचर बोले उसे, तो ये आएगा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हुआ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर Tm, ठीक है। अब क्या लिक्विड वेपर में एकदम से हो जाता है कन्वर्ट, बॉइल होता है वो, तो बॉइलिंग टेम्परेचर पर होता है वो सब कुछ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे Tb, ठीक। तो इनको डिफाइन कैसे करना है वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात करेंगे, हमने फ्यूजन लिखा है तो सबसे पहले बात करेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसकी बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सबसे पहले बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, हीट चेंज। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, हीट चेंज। अब देखो मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास, लिक्विड में थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। तो फ्रीडम इंक्रीज हुई है या डिक्रीज, मॉलिक्यूल्स की फ्रीडम इंक्रीज हुई है या डिक्रीज, इंक्रीज हुई है, क्योंकि सॉलिड में पास पास होते हैं, बंधे होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर चल जाते हैं, तो फ्रीडम इंक्रीज हो जाती है। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, सॉरी एंथैल्पी नहीं आएगा यहाँ पर, एंट्रोपी आएगा। भी पहले बात करेंगे हम एंट्रोपी की, एंथैल्पी की भी करेंगे एंट्रोपी की करने के बाद। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, एंट्रोपी मींस एंट्रोपी में चेंज होना। तो सॉलिड से लिक्विड में गया हुआ एंट्रोपी उसकी चेंज हुई या नहीं, हुई है। इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, हुई तो है चेंज। तो इसको डिफाइन करते हैं एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। कितना सॉलिड कन्वर्ट किया हमने, 1 मोल। तो लिखते हैं हम एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अब वो कौन से टेम्परेचर पर होगा, एट मेल्टिंग टेम्परेचर। तो ये सब कुछ हुआ एट मेल्टिंग टेम्परेचर, जो हमने क्या लिखा है, Tm से डिनोट किया है। किससे डिनोट किया है, Tm से। इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, कॉल्ड, आप लिख लोगे आगे, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। अगर हम इसका वो लिखना हो फॉर्मूला, एंट्रोपी में चेंज हुआ है, चेंज के लिए हम लिखते हैं डेल्टा। किसमें चेंज हुआ है, एस में। एंट्रोपी में कौन सी एंट्रोपी की बात हो रही है, फ्यूजन की वजह से बात हो रही है,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्यूजन। क्या लिखा हमने? फ्यूजन। अच्छा, एंट्रोपी चेंज होने से हीट में भी चेंज आएगा या नहीं आएगा? एंट्रोपी चेंज होने से हीट में चेंज आया या नहीं आया? सॉलिड से मैं लिक्विड कर रही हूँ, कैसे हुआ? आइस सॉलिड से कब लिक्विड होगी? जब हीट लेगी वो, तो हीट में भी चेंज आता है। तो फॉर्मूला इज डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मेल्टिंग टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मेल्टिंग टेम्परेचर। इसी तरह ये बात की जाए स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन की, अगर मैं यहाँ पर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन की बजाय बोलूँ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब हो रहा है कि जो फ्यूजन हो रहा है वो एक स्टैंडर्ड स्टेट पे हो रहा है, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 180 atm प्रेशर पर हो रहा है वो सब कुछ, राइट। नेक्स्ट इसी तरह बात करते हैं हम एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन क्या होता है? अगर हम इसे एंट्रोपी की तरह देखें तो एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 mole of liquid convert into gas at boiling temperature। क्या आएगा यहाँ पर? एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 mole of liquid convert into gas at कौन सा टेम्परेचर? बॉइलिंग टेम्परेचर, जिसको हमने लिखा है बाय TB, इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, राइट। फॉर्मूला लिखना हो तो सेम इसी तरह, डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग टेम्परेचर। क्लियर है ये चीज सभी को? इसी तरह हम बात कर लेंगे एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट करना डायरेक्ट, जैसे कि बर्निंग ऑफ कैम्फर, राइट, कपूर का, जो हमने लाइव देखा भी हुआ है। और अब ये भी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा या खुद से एकदम से उड़ जाता है सारा? वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही जाकर वो चीज होगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे नेक्स्ट इज एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, इसमें लिखेंगे हम एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 mole of solid convert into liquid at particular temperature is called entropy of क्या? sublimation. Oh sorry, solid convert into gases, लिक्विड की तो फ्यूजन की होगी है, वो हमने कर ली है। फॉर्मूला सेम इसी तरह आ जाएगा इसका भी, डेल्टा एस ऑफ sublimation is equal to delta H of sublimation divided by temperature, right? क्लियर है ये चीज? इतना समझ में आ गया? अब फिर कुछ डिफाइन ही कर रहे हैं हमें, डेफिनेशंस रह गई है हमारी, बाकी सारा चैप्टर। एक क्वेश्चन करा देती हूँ, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टेबल देखनी है हमें, जो मैंने डेल्टा जी, डेल्टा एच, टी, डेल्टा एस की आपको बोली थी कि हमें कंपेयर करनी है। एक दूसरी चीज, क्या एंथैल्पी की जगह एंट्रोपी नहीं डिफाइन कर सकते? अगर मैं एंट्रोपी की जगह लिख दूं यहाँ पर एंथैल्पी, क्या लिख दूं यहाँ पर? एंथैल्पी, और एंथैल्पी यहाँ पे भी आ जाएगा कि भाई एंथैल्पी में चेंज, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा?
एंथैल्पी हो जाएगा। ठीक है, फ्यूजन की प्रोसेस तो वही होगी, सॉलिड टू लिक्विड। और सॉलिड टू लिक्विड कब बनेगा? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो बस ये फॉर्मूला हटा देना। सेम यहाँ पर क्या आएगा? एंथैल्पी आ जाएगा यहाँ पर भी। अगर बात आ जाए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, इनमें से किसी के भी आगे स्टैंडर्ड लग जाए तो वहां पर आ जाएगा एट 298 Kelvin temperature 1 atm pressure is called a standard enthalpy of vaporization। क्लियर है ये चीज? ठीक है। जब अब तक हमने एंट्रोपी की बात करी है, बस एंट्रोपी की जगह हर जगह एंथैल्पी एंथैल्पी आ जाएगा। प्रोसेस तो वही सेम, मेल्टिंग टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर पर ही होगी हमारी, तो सेम चीजें रहनी है। अगर वर्ड लगा दिया जाए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर, राइट। Sir, turn on the mic of students, please.